आज मैं आरजे आकृति नहीं, आकृति जखमोला हूँ, जो कि पहाड़ से है। वैसे मैं सिंगर नहीं हूँ, रेडियो जॉकी हूँ, इसमें जज मत करना। पहाड़ को आप जो है अभी कितना जी पा रहे हैं दिल्ली में रह के, रेडियो में रह के? मेरे लिसनर्स जो रेगुलर लिसनर्स होंगे, जो मुझे हमेशा सुनते हैं, वो जानते हैं कि इसका गांव पौड़ी गढ़वाल में। उसको उनको पता है कि इसके गांव का नाम गढ़कोट है। 1 साल की थी जब मुझे भी दिल्ली लेकर आ गए थे। कभी कभी मैं कहती हूँ कि जब मैं 1 साल की थी मैं दिल्ली आ गई थी, तो लोग कहते हैं अच्छा कुछ चल के आ गई 1 साल में। शो के दौरान कभी आपको ऐसे लोग टकराए जो जिनका कनेक्शन पहाड़ से हो? सच बताऊं, मैं अपने शो ये दिल्ली है मेरे यार में ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन मेरे मुंह से गढ़वाल के बारे में कुछ निकल जाएगा, पहाड़ के बारे में कुछ निकल जाएगा। कभी कभी मैं बताती हूँ कि बिच्छू घास, कंडेली, अच्छा, जो आप देखते हो डर जाते हो, उसका साग बना के खाते हैं हम। क्या किस तरह की चीजें आप बताते हैं? कई बार मतलब आप बोल देती होंगी या लोहे की कढ़ाई में चेसू। अरे वाह, अच्छा। या खिचौड़ू। मैं खिचौड़ों की रेसिपी बता चुकी हूँ रेडियो में। मैंने कहा इतना आसान होता है, उबालने की भी जरूरत नहीं है, खींच दो ने। जो कुट्टू का आटा बोलते हैं, उसकी तो रोटी रोजी बनती रहती है, हमारे मांडवे के आटे की जो बोलते हैं। और पलियो, अरे उसमें पिसियू लूण। अरे हमारा तो है ना कि पिसियू लूण तो चाहिए ही चाहिए, अगर पलियो खाना है तो उसके बगैर नहीं चलेगा। दिल्ली में आज शादी होती है तो सब वो पिछोड़ा पहनते हैं, अब दिल्ली में भी सब पहनने लगे। मेरा खुद का मन है, इसीलिए अपने गांव में अभी घर को रेनोवेट भी कराया है। कोशिश यही रहेगी कि आगे आने वाले समय में एक वेलनेस सेंटर खोला जाए जहां लोग आए। लाइव अपडेट्स देने के बाद मैंने वो ऑफ ही नहीं किया माइक, वो ऑन रह गया। अब फॉर्चुनेटली मेरे मम्मी पापा वो रेडियो भी सुन रहे थे, तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला अरे माइक तो ऑफ कर दे अपना। लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू ले रही थी। इंटरव्यू लेते 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 मैंने उनका ही एक गाना उनके सामने गा दिया। इतनी हिम्मत मैंने कर दी। दुस्साहस बोलते हैं। सरुली मेरु जिया लगेगे तेरी रोटली मुखड़ी माँ, आहा हक बक से रह गया मी पहुंची तेरू कुमोगढ़ माँ। नमस्कार, मैं मनु पवार। लता मंगेशकर का एक बहुत पुराना गाना है, बहुत पॉपुलर गाना है, मेरी आवाज ही पहचान है। इस गाने की ये जो लाइन है ना, ये लोकोक्ति बन चुकी है, सेइंग जिसे हम कहते हैं। जिन चेहरों से आप मिले नहीं हैं, जिनको आपने कभी देखा नहीं है, लेकिन आप उनकी आवाज से परिचित हैं, उनके अंदाज को जानते हैं। ऐसे ही एक चेहरा मेरे साथ हैं, आकृति, आरजे आकृति। रेडियो जॉकी हैं आरजे आकृति। जो दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं, जो लोग रेडियो सुनते हैं, उनके लिए एक बहुत परिचित चेहरा है। 92.7 बिग एफएम में रेडियो जॉकी हैं आकृति। और आकृति से बातचीत करने का एक हमारा एक कनेक्शन भी है, वो है पहाड़ कनेक्शन, उत्तराखंड कनेक्शन। तो आज मेरे खास गेस्ट हैं आरजे आकृति। आकृति वेलकम। नमस्कार, थैंक यू। आप मेरे घर पे आए, यहाँ पर मुझसे बातचीत करने के लिए आए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका परिचय आपके अंदाज में, जैसे आप रेडियो पे बोलती हैं, उस अंदाज में जानना चाहता हूँ। तो हर दिन अलग अलग मूड होते हैं, आज के मूड के हिसाब से कहते हैं कि नमस्कार, मेरा नाम है आकृति, आप मुझे सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर, एंड आई होप द रोड्स आर ट्रीटिंग यू वेल। चलिए बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, आपके लिए वही चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए हमारे लिए। एक तो आरजे के बारे में हम लोग आमतौर पे जानते हैं, आप ऐसी धारणा है कि ये लोग बहुत बातूनी होते हैं जी। तो ये बातूनी होने की क्या कोई ट्रेनिंग होती है या जन्म से ही बातूनी है आप लोग? मैं तो अपने बारे में कह सकती हूँ कि मैं शुरुआत से ही बहुत बातूनी रही हूँ। मैं इंतजार करती थी कि पापा ऑफिस से आएंगे और पूरा दिन क्या हुआ है मुझे एक एक डिटेल उन्हें बतानी है। तो वहां से ही सिलसिला शुरू हुआ बातचीत करने का। स्कूल में भी पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन टीचर से इसी बात के लिए डांट खाती थी कि बहुत ज्यादा बातें करती आकृति। तो ये बातों का सिलसिला मेरा बचपन से रहा है। पर हाँ, मेरे आसपास भी सारे ऐसे ही, पूरा मेरा जो फैमिली है सब बहुत बोलते हैं। अच्छा, पूरी फैमिली। अरे वाह भाई, तो इतने सारे बातूनी लोगों के बीच तो मेरे से बोलते बंद। अच्छा, तो ये रेडियो में कैसे, मतलब आप बातूनी थी, यही वो मतलब
मतलब यही एलिजिबिलिटी नहीं होती कि आप बालकनी हैं, Right. कैसे किया, रेडियो में कैसे आए? मैंने वैसे तो मैं मास्टर्स इन केमिस्ट्री कर रही थी, मैंने अच्छा। बैचलर्स डिग्री केमिस्ट्री की दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ली है। हाँ, बनना मैं रेडियो जॉकी 10वीं क्लास से चाहती थी, क्योंकि अच्छा। मैं जब रेडियो सुनती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, जो वहाँ बैठे हैं अपने आप को इमेजिन करना खुद कि वहाँ बैठकर मैं बोलती हुई कैसी लगूंगी। कभी मुझे किसी ने नहीं कहा था सर कि आप तुम्हारी आवाज अच्छी आती थी, कभी नहीं कहा। हाँ, जब मैं रेडियो जॉकी बन गई उसके बाद कोई नहीं छूटा जिसने ये नहीं बोला कि आकृति तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे कहा कि आवाज अच्छी है और मैंने सोचा नहीं मैं तो आरजे बनना चाहती हूँ, हाँ। ये मेरा खुद का मन था। पर जब मैं केमिस्ट्री पढ़ रही थी, क्योंकि देखिए हम ऐसा मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हमें लगता है कि पहले पढ़ाई पूरी हो जाए, कुछ कर लें, उसके बाद जो मन किया वो कर लेंगे। तो यही मेरे पिताजी ने भी मुझे समझाया कि पढ़ाई पूरी कर लो। लेकिन फिर जो भगवान चाहता है, एक आरजे हंट हो रहा था, मैंने अपनी पढ़ाई के बीच में ही वो जाकर ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हो गई, टॉप 20, टॉप 10, टॉप 5, फिर विनर भी मैं ही हो गई, मुझे अच्छा। ट्रॉफी मिल गई। तो मुझे उन्होंने शो दे दिया। फिर मुझे चूज करना था कि पढ़ाई पूरी करूं, एग्जाम दूं मास्टर्स के, या मैं रेडियो ज्वाइन करूं। तो मैंने तो सीधा पापा से बोला कि मुझे रेडियो ज्वाइन करना, पढ़ाई छोड़नी है। और ये मेरे पापा की वजह से है, क्योंकि अगर वो कहते नहीं पढ़ाई करो तो मैं शायद रेडियो छोड़ के पहले पढ़ाई करती और फिर पता नहीं आ पाती या नहीं आ पाती। बट ये काफी डेस्टिनी वाला खेल था मेरे साथ। अच्छा अच्छा। तो साइंस की स्टूडेंट और मास कम्युनिकेशन में आई, और आज जो है पॉपुलर जगह है दिल्ली एनसीआर का। एनसीआर मतलब कि जो दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, ये जो आसपास के शहर हैं, यहाँ का एक बहुत पॉपुलर चेहरा है रेडियो में। आप इवनिंग शो करती हैं? Yes, 4 से 5 5 से 9 मेरा शो 5 से आता है 9 जी। Prime ये time। दिल्ली है मेरे यहाँ, प्राइम टाइम शो है। हाँ। और ये एक लौता शो है पूरे हिंदुस्तान का हाँ। जो ऑन ग्राउंड से मैं होस्ट करती हूँ, ना कि स्टूडियो से होस्ट करती हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये हमने 1.5 साल पहले कॉन्सेप्ट निकाला था, हाँ। जिसके लिए मुझे अभी 4-5 महीने पहले बेस्ट इवनिंग शो अवार्ड मिला है हिंदुस्तान का। इसी अच्छा। के चलते, क्योंकि काफी मुश्किल होता है हर रोज सड़कों पे जाके लोगों से बात करना, हाँ। बट बहुत मजा आया। दिल्ली एनसीआर में पूरा घूम लिया मैंने 2 साल में, जितना मैंने वाओ। जीवन में नहीं घूमा था। तो पहले तो स्टूडियो में और फिर आप ग्राउंड में, तो दोनों में कितना फर्क आपको? बहुत फर्क, क्योंकि स्टूडियो में हम अकेले बात कर रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, माइक से ही बस दोस्ती है, इमेजिनरी वर्ल्ड है जिनसे बात कर रहे हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड तो लोगों से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सामने पूरा मार्केट चल रहा है और आप उनसे बात कर रहे हैं। तो जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ अकेले बैठते हैं, यहाँ लोगों के बीच में आपको बोलना होता है। तो अच्छा। बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमारा उत्तराखंड कनेक्शन है, जिस वजह से मैं यहाँ पे आकृति के पास आया हूँ। आकृति, आरजे आकृति तो हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं। आरजे आकृति आगे भी कुछ है, आरजे आकृति जखमोला है। तो वो जो जखमोला है, इनका कनेक्शन बताइए। आप कहाँ से, आपके जो है उत्तराखंड में कहाँ से कनेक्शन है? तो मैं पौड़ी गढ़वाल में हमारा गांव है, हाँ। आंगू पट्टी में, हाँ। गटकोट। अच्छा, good। तो वहाँ मेरे दादाजी रहा करते थे हाँ। और मेरे पिताजी भी वहीं पैदा हुए। फिर पिताजी अपनी जवानी के वक्त जब वो काम वगैरह करना शुरू किया तो दिल्ली आ गए थे। अच्छा। तो मैं 1 साल की थी जब मुझे भी दिल्ली लेकर आ गए थे। अच्छा। कभी कभी मैं कहती हूँ कि जब मैं 1 साल की थी मैं दिल्ली आ गई थी, तो लोग कहते हैं अच्छा कुछ चल के आ गई 1 साल में। नहीं, मेरे पिताजी मुझे यहाँ पे लेकर आए। हाँ। पर इतना गहरा कनेक्शन है मेरा मेरे गाँव के साथ कि मैं साल में 2 बार वहाँ हफ्ते भर के लिए जाती हूँ, अच्छा। फ्रेश होकर आती हूँ। मुझे गाँव बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा। मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज 1 हफ्ते की छुट्टी ली और सोचा चलो कहीं बाहर घूमने चले जाएं, केरला चले जाएं। एक ही जगह जाना होता है मुझे, मेरे गाँव। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, रिफ्रेश फील करती हूँ अपने गाँव में अभी लोग रहते हैं, मतलब कौन लोग बहुत रहते हैं? कम लोग रहते हैं वहाँ पे। हाँ। गटकोट जिस गांव की मैं आपसे बात कर रही हूँ, वहाँ पर तो मेरे ख्याल से 10-11 लोग रहते होंगे। बूढ़े व्यक्ति जो है वही वहाँ पर रहते हैं। हाँ, और मांडलू में भी ऐसे ही कुछ है, 6-7 लोग रहते हैं। नीचे एक और गांव है जहाँ पे हमारा एक और घर है, वहाँ पे भी 6-7 लोग रहते हैं। तो लोग तो कम है, और ये भी हमें डर लगता रहता है कि अब आगे आने वाले समय में 10-11 साल में शायद पूरा खाली हो जाए। दुआ करते ना हो, लेकिन चलिए। तो वहाँ जब आप जाती हैं हफ्ते 10 दिन इस आपाधापी के बीच, तो क्या आपका रूटीन होता है, क्या करते हैं वहाँ पे? सबसे अच्छी बात मेरे गांव की ये है, मांडलू में जहाँ मेरा घर है, जहाँ हमने अभी दोबारा से उसे रेनोवेट भी करवाया है। अच्छा। क्योंकि अब जाते ही रहते हो तो रेनोवेट करवाना पड़ेगा। वहाँ नेटवर्क नहीं आते, सबसे बेहतरीन बात है। आप वहाँ जाओ, आप दुनिया से कट जाते हो। तो मेरे लिए वो एक डिजिटल डिटॉक्स, लोगों से डिटॉक्स एक बहुत ही अच्छा समय होता है जब मैं सिर्फ अपने साथ रहती हूँ, पहाड़ों के साथ रहती हूँ। मेरे गांव के सामने नदी बहती है, तो हम नहाने पक्का जाते हैं, वहाँ डुबकी मारने जरूर जाते हैं जैसे गांव पहुंचते हैं। तो बस
वही पूजा पाठ करो, घूमो पहाड़ों में, अच्छा अच्छा थोड़ी बहुत वीडियोस बना लो। अच्छा, अच्छा। रील बनती होंगी। हाँ खूब, दिल्ली आके पोस्ट होती है वहां से तो पोस्ट हो नहीं सकती, नेटवर्क नहीं आते क्योंकि, बट यहाँ पर आके और बहुत मजा आता है। तो पहाड़ों से कनेक्शन मतलब शुरू से ही रहा है जब से यहाँ आई हैं, क्योंकि आप तो यहाँ पे आपकी यहाँ आप पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ यहाँ की है आपकी, आपका करियर भी यही चला है, तो कैसे आप वहाँ बना पाएंगे कनेक्शन लगातार? इसका सारा श्रेय मेरे मम्मी पापा को जाता है, हाँ। जो कि बचपन से ही गर्मियों की छुट्टियों में हम नानी के घर जाते थे, डाबर मेरी नानी का अच्छा। गाँव, तो वहाँ जाते थे, हर 2 महीने वहीं रहते थे, पूरा हम्म। गाँव का लाइफ एक्सपीरियंस करते थे 2 महीने छुट्टियों में। अच्छा। तो ऐसा लगा ही नहीं कभी कि अलग हो रखे हैं, हर साल जाना ही है 2-2 महीने के लिए। आप 2-2 महीने गांव में रहते, जहाँ सड़क भी नहीं जाती थी, हम पैदल ही जाते थे वहाँ 2 घंटे हाँ। चढ़ाई करके। और उसके बाद जब कॉलेज में आ गए, जब नौकरी करने लगे, तो जब भी छुट्टी मिली हमने गाँव का ही प्लान बनाया, क्योंकि हमेशा से अच्छा लगता है जाना घर में, गाँव में अपना पहाड़ देखना, शुद्ध हवा को और पानी को पीना, उस चीज के लिए भी। अच्छा, तो इसका वो सारा श्रेय पहाड़, मम्मी पापा पे ही है। तो वो पहाड़ दिल्ली में कितना बचा हुआ है यहाँ? बहुत सारा, बहुत सारा। मैं तो कहती हूँ आज आपसे भी मुलाकात है तो ये भी हमारा उत्तराखंड का ही कनेक्शन है। हाँ, हाँ। एक तो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि दिल्ली एनसीआर में जो पहाड़ी लोग हैं, उन्होंने अपनी कम्युनिटीज बनाई, हाँ, हाँ। चाहे वो कमेटी करें, चाहे वो जैसे कोई यूके ब्यूटीज हैं, वो अपना कल्चरल प्रोग्राम्स करती हैं, हाँ। ऐसे एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से अपने कल्चर को जिंदा रखना, अपने पहाड़ को जिंदा रखना, वहाँ का खाना खाना, वहाँ का गाना सुनना, तो इस तरह एक तरीके से हम दिल्ली शहर में रहकर अपने गढ़वाल को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। आकृति के बारे में एक बात ये है, ये इनके पिताजी जो हैं बहुत क्रिएटिव आदमी हैं, और उत्तराखंड में जो गढ़वाली सिनेमा है उसके एक दौर में एक सिनेमा चक्रचाल फिल्म थी, बहुत चर्चित फिल्म रही है, उत्तरकाशी के भूकंप पे शायद वो फिल्म थी, तो वो बहुत चर्चित फिल्म थी, और उसमें जो भागीदारी थी उसको फिल्म तक लाने में, थिएटर तक लाने में उनके पिताजी का बड़ा योगदान है। तो घर में जो है क्रिएटिविटी का माहौल हमेशा से तो पिताजी से और क्या सीखा? पिताजी से ही सब कुछ सीखा है, अच्छा। वो भी सीखा है। हमेशा से बचपन से ही पापा हमेशा जो भी नॉलेज उनके पास है, हमेशा उन्होंने कोशिश की है कि वो आप तक पहुंचाते हैं, जो भी सिर्फ उनके बच्चों के लिए नहीं, कोई भी जो उनके साथ बैठता है तो वो ज्ञान उन तक पहुंच ही जाता है किसी न किसी तरीके से। बाकी पढ़ने की जो उनकी आदत है, लिखने की जो उनकी आदत है, वो देखना उनको कि वो डेडिकेशन कितना ज्यादा है पापा का, वो कोशिश करते हैं, उतनी डेडिकेशन हमारी आ नहीं पाती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि वो डेडिकेशन हम सीख सके। पिताजी, मम्मी भी मेरी बहुत क्रिएटिव है, वो भजन बहुत प्यारे गाती हैं, उनकी आवाज, जो पिताजी ने अभी रामायण किताब लिखी है रामलीला मंचन, उसमें जो कुछ गाने हैं वो मेरी माताजी ने भी गाए हैं। तो पूरे परिवार में हर किसी के अंदर, मेरा भाई भी बड़ा क्रिएटिव है, म्यूजिशियन है वो, अच्छा। तो उसको करीबन 17 से 18 इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं। अरे वाह। तो सब थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी क्रिएटिविटी के साथ इस घर में रहते हैं। पूरा घर जो है सृजनात्मक से भरा हुआ है। तो आपको बचपन में ऐसे इन्वॉल्वमेंट मिला है? तो बचपन से मम्मी रेडियो सुनती थी, रेडियो घर में चलता रहता था। मुझे याद आ रहा है कि रात भर चल रहा है, रात भर ऑन करके छोड़ दिया रेडियो, और सुबह भी उठे तो रेडियो चल ही रहा है। तो ऐसे भी दिन रहते थे हमारे। अच्छा। रेडियो से प्रेम रहा है लोगों का, तो रेडियो आपके कान में मतलब पड़ता रहा है लगातार? हमेशा। मैं पढ़ाई करती थी, जबकि मैं क्लास में अपनी टॉप 3 में ही आती थी, हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही आती थी, पर मैंने कभी पढ़ाई बिना गाने सुने नहीं करा। अच्छा। कान में ऐसे हेडफोन्स लगाए फिर ही पढ़ाई होती थी, उससे अलग तरह का कंसंट्रेशन। हाँ, उससे पहले कंसंट्रेशन बनता ही नहीं था मेरा। तो आपने केमिस्ट्री में थी आप, आपको क्यों नहीं लगा कि यार केमिस्ट्री मुझे कहीं और ले जाएगी, क्यों नहीं उस तरफ क्यों नहीं चली गई? अच्छा, ये बात मैं आपको बताती हूँ। मेरी एक टीचर थी जब मैं बैचलर्स कर रही थी यहीं दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आखिरी साल चल रहा था, 3rd ईयर का। मैं पढ़ने में तो अच्छी थी, सेकंड आ जाती थी, फर्स्ट नहीं आती थी, सेकंड आ जाती थी, थर्ड आ जाती थी। तो मेरी मैम ने मुझे बुलाया, बेटा इधर आ, देख तेरा 3rd ईयर है, फाइनल एग्जाम है, मैं तुझे कहना चाहती हूँ कि क्लास का जो टॉपर है ना अमित, वो मैं 10 साल बाद इमेजिन कर सकती हूँ कि बैठा हुआ है लैब में और एक्सपेरिमेंट कर रहा है और बड़ा खुश है, पर मैं तुझे नहीं इमेजिन कर सकती कि तू अकेले बैठ के वहाँ पे बड़ी खुश है। तू बोलने चालने वाली लड़की है, मास कॉम वगैरह कर, खेलती कूदती, ये सब चीजें कर, तेरे पे ये सूट करेगा। वो मेरे मन में तो था ही, लेकिन उन्होंने भी नोटिस किया ये बात। फिर तो मैंने सोचा अब जो मर्जी हो जाए, कुछ करते हैं। भगवान की भी दया थी कि आरजे हंट हो गया और मैंने वो जीत लिया। ये डेस्टिनी ज्यादा थी। मैंने जब आरजे हंट हुआ 2013 2013 मैं उस टाइम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में थी, पढ़ाई कर रही थी।
सब पढ़ाई के दौरान आवाज है। अच्छा। एग्जाम था मेरा अगले दिन हाँ। कंप्यूटर साइंस का। हम लोग केमिस्ट्री में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वो देते हैं, कंप्यूटर साइंस का एग्जाम था। हम्म। हम जा रहे थे, मेरे साथ जो मेरी रूममेट थी उसने मुझे बोला कि आरजे हंट चल रहा है मास कॉम डिपार्टमेंट में, जाके देकर आ जा। मैंने कहा नहीं, कल एग्जाम है, पढ़ाई करेंगे। मैंने वो भूत उतार दिया था अपने दिमाग से कि मैं रेडियो जॉकी बन पाऊंगी जब मैं मास्टर्स करने लगी थी। लेकिन अगेन डेस्टिनी चाहती थी कि मैं अपना रेडियो जॉकी बनूं। बस जाकर मैंने भी नहीं फॉर्म फिल किया, मेरी दोस्त ने फॉर्म फिल किया था। अरे वाह। कहती नहीं मैं तेरा फॉर्म फिल कर देती। मैं कहा चल कर दे यार। वहां जाके ऑडिशन दिया, दूसरे दिन फोन आ गया था कि आप टॉप 20 में सिलेक्ट हो गई। फिर 1 महीने का प्रोसेस था, वो टॉप 20 से लेकर टॉप 4 तक। रोडीज के जो रघु, राजीव है और करणवीर हो रहा है, वो आए थे फाइनल में एज जजेस। अच्छा। तो उन्होंने ट्रॉफी दी थी। मैं उस दिन भी सच बताऊं, मेरी मम्मा से मैंने कहा था कि मम्मा मैं आज जीतने के लिए नहीं आई हूँ, सिर्फ ऐसी लास्ट भी नहीं आऊंगी। ऐसा क्या क्या कहा आपने, मतलब जो निर्णायक वो था कि उसमें क्या हुआ फाइनल में? आई थिंक कॉन्फिडेंस मैं कहूंगी वही सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि स्टेज पे कुछ और काम करता ही नहीं है। आप गलत भी बोल रहे हो, आप कुछ बहुत ही बकवास बात बोल रहे हो, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो वो कॉन्फिडेंस दिखता है कि चलिए अभी थोड़ी रेडियो जॉकी हो, अभी तो बच्ची है, अभी तो स्टेज पर आई है। तो मेरे ख्याल से वो कॉन्फिडेंस था मेरा, और स्पॉन्टेनियस बिहेवियर एक मेरा था कि जो सवाल पूछे गए उनका क्या जवाब मैं दे रही हूँ, या उन्होंने मुझे कोई सिचुएशन दे दी है तो मैं उस सिचुएशन से क्या कहानी बना रही हूँ। तो स्पॉन्टेनिटी और कॉन्फिडेंस आई थी, इस वजह से मुझे आरजे बनने का मौका। वैसे हम जो पहाड़ी है ना, हम लोगों का कॉन्फिडेंस बड़ा पारंपरिक रूप से बहुत कमजोर आत्मविश्वास वाले लोग हैं। हालांकि नॉलेजेबल लोग हैं, स्किल है, लेकिन आत्मविश्वास नहीं है। तो आकृति ने उसी भ्रम को तोड़ा और आरजे बनी उस कंपटीशन में। उसके बाद क्या हुआ? मतलब उसके बाद जर्नी शुरू हो गई थी। जब मुझे आरजे का मिला ऑफर कि आप आरजे बनेंगी, मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। 1 महीना ना उनका फोन आया, और यहाँ तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। अब मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा हो गया, एग्जाम भी नहीं दिए, मास्टर्स भी खराब हो गई, और यहाँ से फोन भी नहीं आया। माया मिलियनेयर टाइप वही हो गया था मेरे साथ। पर 1 महीने इंतजार करने के बाद एचआर का फोन आया, उन्होंने कहा कि आ जाइए। तो मैं सच बताऊं तो सैलरी को इतनी ज्यादा तो नहीं दे रहे थे, आप भी जानते हैं कि मीडिया लाइन में क्या होता है, लेकिन वो प्यार था रेडियो से, तो मैंने कहा नहीं, करना ही करना। वहाँ 10 महीने काम किया रेडियो मंत्रा में। उसके बाद फिर मैं आगरा चली गई थी। आगरा मैंने लाइव शोज किए 2 महीने। उसके बाद मैं चंडीगढ़ बिग एफएम में चली गई थी, वहाँ मैंने 1 साल 1.5 साल बिताया। फिर 2016 में मैं दिल्ली वापस आ गई थी, और यहाँ मैंने फीवर एफएम ज्वाइन किया। उसके बाद उनके साथ मैंने 6 साल काम किया, और उसके बाद फिर 2 साल से मैं दोबारा से बिग एफएम के साथ जुड़ गई हूँ एक बार फिर से। तो इन टोटल 11 साल का अभी तक मेरा रेडियो का करियर रहा, बहुत उतार चढ़ाव पर। तो आकृति जो है बिग एफएम पर प्राइम टाइम शो करती हैं। अच्छा, इस शो के दौरान कभी आपको ऐसे लोग टकराए जो जिनका कनेक्शन पहाड़ से हो, या कोई ऐसी बात आई, या आपने कुछ कहा हो ऑन एयर जो पहाड़ का कुछ संदर्भ हो, कोई किस्सा हो, कुछ ऐसा हुआ है कभी? सच बताऊं, मैं अपने शो ये दिल्ली है मेरे यार में ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन मेरे मुंह से गढ़वाल के बारे में कुछ निकल जाएगा, पहाड़ के बारे में कुछ निकल जाएगा, और जानवरों के बारे में कुछ निकल जाएगा। 2 टॉपिक मेरे बड़े कॉमन रहते हैं, स्ट्री एनिमल्स की बात करना। अच्छा। और पहाड़ की बात करना, क्योंकि पहाड़ से हूँ। अगर वो 5 दिन की छुट्टी बिताकर आई हूँ ना, तो 5 दिन मैंने क्या क्या किया मैं अपने सारे लिस्टर्स को बता सब कुछ। कभी कभी तो गाना भी गा देती हूँ पहाड़ी, और समझा भी देती हूँ, मतलब ये रहा इसका। तो वो कनेक्शन मेरा है पहाड़ से। अब जैसे देखिए ना, पंजाबी कोई रेडियो जॉकी है, तो वो भी तो अपना पंजाब का टच डालते हैं ना। तो हम भी गढ़वाली हैं, पहाड़ से हैं, हमें भी डालना चाहिए, हम भी डालते हैं उस चीज। और सबसे अच्छी बात है, दिल्ली वालों के लिए तो ये रहा गढ़वाल और ये रहा हिमाचल, तो जाते हैं यहाँ पर। उनको ये बताना कि वहां पर जाओ तो साफ सफाई रखना, देखो कूड़ा मत मचा के आना उधर, ये सारी ऐसी अवेयरनेस की बातें भी मैं करती हूँ। जब बारिश वाला सीजन रहता है तब कहती हूँ तो जाओ ध्यान से जाना, आराम से जाना। तो आकृति करेंगे जो है ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जो यहाँ से दिल्ली से बता रही लोगों को कि भाई हम पहाड़ से हैं, पहाड़ में ऐसी गंदगी रायता फैला के मत आना, जाना है तो। अच्छा, तो कभी ऐसा कोई आदमी टकराया हो, या कोई फोन पे या कोई सामने लाइव के दौरान किया अरे मैं भी गढ़वाल से हूँ या आप भी हैं, ऐसा कुछ हुआ है कभी? ऐसा बहुत बार तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे याद है यूफोरिया एक बैंड आपने सुना होगा, पलाश सिंह जी का, राज जी के बेटे में उसमें, बस उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा। एक बार ऐसे ही हमारे स्टूडियो में आए थे यूफोरिया बैंड, और बातचीत चल रही थी, फिर गाने वाने गाने लगे, तो पता चला कि राकेश भारद्वाज जी चंद्र सिंह राय जी के बेटे हैं, पर्कशनिस्ट थे उसमें। उसके बाद बहुत अच्छा लगा, मतलब एक अलग ही कनेक्शन लगता है ना जब आपको पता चलता है कि कोई पहाड़ से। तो बाकी सबसे तो इतना नहीं कनेक्शन बना, लेकिन
राकेश जी से बन गया। उसके बाद तो उन्होंने कभी बुलाया कहीं तो हम जरूर पहुंचे। बहुत ज्यादा लोगों से नहीं मिली मैं उत्तराखंड की अपनी रेडियो फेटर्निटी में, लेकिन ये भी जरूर कहूंगी कि अभी जो मैं देख रही हूँ धीरे 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 पहाड़ी लोग बहुत ज्यादा मीडिया में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, काफी काफी लोग। हाँ, वो मतलब एक्चुअली वहाँ पे क्रिएटिव बहुत लोग हैं वहाँ पे, और वो जगह पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। और एक्चुअली बेसिकली हम लोग एक वंचित समाज हैं और बड़ी फाइट होती है यहाँ आने में, और इन तरह के यहाँ जो अग्रेसिव समाज है उनसे मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, आपने बताया कि आप छुट्टी से आती हैं, रेडियो पे सब कुछ उगल लेती हैं जो है। जी बिल्कुल। कुछ ऐसा गाना आपको याद आया हो या उसको आप करती हो, पहाड़ का गाना, गढ़वाली, कुमाऊनी, कोई आपने कह दिया हो कि यार ये गाना कुछ है, आप गाना है आपको पसंद या ऐसे में? अरे रेडियो जॉकी हूँ, गाना तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन गाने से पहले बताऊँ मैं खाने की बात भी करती हूँ रेडियो पे। अच्छा, हाँ। कभी कभी मैं बताती हूँ कि बिच्छू घास, कंडेली, अच्छा, जो आप देखते हो डर जाते हो, उसका साग बना के खाते हैं हम। ऐसी बातें भी बता देती हूँ मैं रेडियो पे लोगों को। अच्छा। बाकी गाने तो मुझे बहुत सारे, नरेंद्र सिंह नेगी जी के तो सारे गाने मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और एक लता मंगेशकर जी ने भी गाना गाया हुआ है, वो गाना भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एक गाना है, कुभाग्यान होलो डांडमा यन भाली बंसुरी बजाऊं रे। वैसे मैं सिंगर नहीं हूँ, रेडियो जॉकी हूँ, इसमें जज मत करना। तो ऐसे बहुत सारे गढ़वाली गाने हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आजकल तो कितने फेमस हो रहे हैं, गुलाबी शरारा देखिए आप, ख्वाब आ गए, इंटरनेशनल हिट्स हो रखे हैं। अब तो हमें से बोलना ही नहीं चाहिए कि ये उत्तराखंड के गाने, ये इंटरनेशनल गाने हो चुके हैं। इंटरनेट पे सनसनी मचा दी है इन नए गानों ने। खाने की आप बात कर रहे थे, क्या किस तरह की चीजें आप बताते हैं? कई बार मतलब आप बोल देती होंगी, या लोहे की कढ़ाई में चेसू। अरे वाह, अच्छा। या खिचड़ू, मैं खिचड़ों की रेसिपी बता चुकी हूँ रेडियो में। अच्छा। कि मैंने कहा इतना आसान होता है, उबालने की भी जरूरत नहीं है, खींच दो ने। तो जो मैं बता रहा था ना कि ब्रांड एम्बेसडर जो है क्योंकि यहाँ से गढ़वाली खाना, पहाड़ी खाना दिल्ली वालों को बता रही है भाई, दिल्ली एनसीआर वालों को कि भाई ऐसे बनता है हमारे खाना, है ना। और लोग सुन रहे हैं भाई, प्राइम टाइम की आरजे हैं। हाँ, आप बता रहे खाने के बारे में। हाँ, तो और कौन, अब जो कुट्टू का आटा बोलते हैं उसकी तो रोटी रोज ही बनती रहती है हमारे, मांडवे के आटे की जो बोलते हैं, और पलियो, अरे उसमें पिसियू लूण। अरे वो हमारा तो है ना कि पिसियू लूण तो चाहिए ही चाहिए, अगर पलियो खाना है तो उसके बगैर नहीं चलेगा। और हम जैसे गांव जाते हैं ना तो हम वहीं से लहसुन भी ले आएंगे भर के, घी भी ले आते हैं हम गांव से, तो वो टच तो रहता है घर पे। वो ककड़ी में जो, हाँ बड़ी वाली ककड़ी, वो बड़ा वाला नींबू। अच्छा। वो नींबू बताए जो बड़ा वाला होता है उसको खाते हैं, उसको भी पिसी लूण के साथ खाते हैं। बहुत सारी डिशेस, ढूंगुल, आधे किलो की रोटी जो होती है, जब हम गांव जाते हैं तो हमारे गणेश ताऊ जी हैं, वो हमारे लिए हमेशा ढूंगुल बनाते हैं। तो वो प्रोसेस देखने में ही कितना अच्छा है, आपने आग लगा रखी है, आधे किलो की रोटी बनाते हैं, उसके ऊपर एक पत्ता रखते हैं, नीचे पत्ता रखते हैं, एक उसके ऊपर पत्थर रखते हैं, गरम पत्थर रखते हैं, एकदम गरम कर रखा होता है जो दोनों तरफ से, और उसके बाद उसे आधे घंटे के लिए रख देंगे तो बन के निकल आती है। साथ में एक दाल, तो या मिक्स दाल जो वो खाओ, बड़ा मजा। आपने ये बात की कि जब आप गांव जाती हैं, ये ताऊ जी तैयारी कर देते हैं, ये खिलाते हैं, अपने आप भी कुछ बना लेती हैं या घर में क्या, कैसे कुछ सीखा है? मैं सिर्फ मात्र आई थिंक 12 या 13 साल की थी जब मैंने पहली बार चूल्हे में रोटियां बना ली थी और भिंडी की सब्जी बना दी थी। अच्छा। मेरी एक आदत है ना कहने की, मैं ना नहीं बोल पाती, तो उनको लगा इसको आती होगी रोटी बनानी। उन्हें क्या पता कि घर में मेरे मम्मी पापा मुझसे कुछ भी काम नहीं करवाते थे, किचन में भी नहीं जाने देते थे। तो वहां उन्होंने बोला रोटी बना दे, जैसे वहां के बच्चों को तो सब कुछ आता है बचपन से ही, तो मैंने भी ना नहीं बोला, बनानी शुरू कर दी देख देख के। मुझे याद है उस दिन मैंने कुछ 50-60 रोटियां बना दी थी चूल्हे में, और मेरी माँ भी हैरान थी, देखिए इससे बनाई जो बना दी। तो मैं सारा काम कर लेती हूँ वैसे तो, पहाड़ों में जाके, चाहे वो खाना बनाना हो या गाय चराने जाना हो। अच्छा, गाय भी चराई है सब। मेरे नाना जी हल लगाते थे तो हम उनके साथ भी जाते थे। अच्छा। तो वो सारी चीजें करी हुई हैं। अच्छा। ऐसा कोई डर नहीं लगता है काम करने में, पर हाँ पहाड़ का जीवन मुश्किल जरूर होता है, जो वहाँ की औरतें बहुत काम करती हैं, बहुत काम। तो क्या अभी जैसे आप बहुत अभी तो बहुत बिजी शेड्यूल होगा, आपको फील्ड में भी जाना है,
क्या अभी भी समय मिल पाता है, जाते हैं छुट्टियों पे, अभी भी जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, साल में 2 बार जाना ही जाना है। मैं आपको बता रही थी कि मैंने काफी सालों से छुट्टी लेके कहीं और नहीं घूमने गई हूँ, मैं गाँव ही जाती हूँ। मेरे को अच्छा। वहीं सुकून मिलता है, वहीं अच्छा लगता है। तो कभी रेडियो के काम के सिलसिले में भी जाना हुआ उत्तराखंड की तरफ, पहाड़ की तरफ? हाँ, अब जैसे रेडियो के सिलसिले में तो हम जैसे पतंजलि चले गए, अच्छा अच्छा अच्छा। इस तरह की जगह गए हैं, देहरादून चले गए, ऋषिकेश चले गए। हाँ। कोर पहाड़ में, जैसे हमारा गांव एकदम राजाजी नेशनल पार्क के अंदर ही पड़ता है, हाँ, हाँ, ऐसी जगहों में जाना काम के सिलसिले में तो नहीं हो पाया। हाँ, हाँ, जैसे कोटद्वार चले गए या देहरादून चले गए, हाँ, ऋषिकेश सही। चले गए, वहीं तक ही होता है काम का हम्म। सिलसिला। तो अभी पैदल है गांव में या रोड वोड नहीं, है? हमारे गांव में मांडलू में तो बहुत पहले ही रोड आ गई थी। हाँ। गटकोट में कुछ टाइम पहले आई है, वही थोड़ा बहुत डिस्प्यूट जो लोगों का चलता रहता है कि हमारा खेत नहीं कटेगा उसके चलते हुए थोड़ा लेट आई, लेकिन हाँ आ गई। पर तब आई जब वहां से लोग जा चुके थे। तो वो कुछ एक ऐसा कविता भी भी है ना, सड़क तुम अब आई हो गाँव, जी जब जो है खाली हो गया। जी तो रेडियो में काम करने के दौरान बहुत सारी चीजें होती हैं, हम रेडियो को सुनते हैं जब भी जी सफर में, तो बड़े मजेदार किस्से आ जाते हैं। कई बार आपके साथ भी बहुत चीजें हुई होंगी, क्योंकि आप तो फील्ड में रही हैं, आपने स्टूडियो से भी किया है। तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से बताइए रेडियो के दौरान, काम करने के दौरान, जो आपको मतलब बिल्कुल लगते हैं अरे यार क्या बात, क्या मजेदार। एक किस्सा ऐसा है जिसे सोच के मुझे लगता है अरे यार क्यों ऐसे मैंने किया होगा। लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू ले रही थी, और तब मैं आई थिंक थोड़ा छोटी थी, आज से 7-8 साल पुरानी बात होगी। तो मैं उनका इंटरव्यू ले रही थी, इंटरव्यू लेते 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 मैंने उनका ही एक गाना उनके सामने गा दिया। इतनी हिम्मत मैंने कर दी, दुस्साहस बोलते हैं। दुस्साहस किया मैंने। हाँ। उन्हीं का गाना उन्हीं के सामने एकदम कॉन्फिडेंस में गा रही हूँ कि अच्छा। आपका वो गाना मुझे बहुत पसंद है, और गा रही हूँ। और फिर लता जी कह रही हाँ हाँ बहुत अच्छा गाया आपने। और मैंने तब भी रियलाइज नहीं किया कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया। वो तो कुछ सालों बाद जब पिताजी ने मेंशन की ये वाली कहानी, मैंने कहा अरे मैंने तो सोचा ही नहीं कि मैं उनके सामने गाने का दुस्साहस कर रही थी। पर ये ऐसा भी कुछ हुआ था। वो गाना था निगाहें मिलाने को जी चाहता है, इसे बोला था उन्होंने कि वाह बहुत ही अच्छा गाया। गाया अच्छा नहीं था मैंने। एक और रोचक किस्सा मुझे याद है, गुलपनाग जी आप जानते होंगे। गुलपनाग तो हम लोग चंडीगढ़ में थे, हमारा मैराथन था, हमने उन्हें गेस्ट बुलाया था। उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे किसी को जाना था, लेकिन मिसकम्युनिकेशन के चलते हुए कोई वहां पहुंचा नहीं। और गुलपनाग जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगी आपके मैराथन में, मैं नहीं आऊंगी एज अ गेस्ट, आप कल का मेरा कैंसिल कर दीजिए। अब पूरे ऑफिस वालों ने मुझे देखा कि यही है जो बातों से किसी को पटा सकती है। मेरे को बोला जा गुलदस्ता खरीद, और मना किया कल मैराथन में गुलपनाग को आना ही आना है। अब मैं उनके घर के बाहर खड़ी हूँ, उनकी माता जी आई, उन्होंने अंदर से ही मना कर दिया। गुलपनाग जी ने नहीं जाओ, रेडियो से आए हैं, जाओ बोलो उनको चले जाए। मैं भी बाहर खड़ी रही आधे घंटे तक। अच्छा। फिर गुलपनाग जी बाहर आई। पहले तो उन्होंने बोला मैं फूलों का अनादर नहीं करती हूँ, ये तो दे दो। तो फूल उन्होंने रख लिए। फिर मैंने थोड़ी बहुत अपनी मीठी मीठी बातों से उन्हें फंसाने की कोशिश करी, और वो फंस गई। उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं आ जाऊंगी। तब से लेकर आज तक गुलपनाग जी के साथ अच्छा रिश्ता है मेरा। तो ये फंसाने की कला है आरजे में, ये मतलब ट्रेनिंग होती है इसकी, या हर आरजे अपने हिसाब से जो अपने हिसाब से? अब देखिए कुछ वक्त पहले मैं हरदीप पुरी जी का इंटरव्यू ले रही थी, जो पिछली सरकार में मिनिस्टर थे। तो अब क्या है ना, बहुत सारे लोग आ रखे थे, टीवी वाले भी थे, रेडियो वाले भी थे। अब कैसे उनसे बात की जाए, कैसे उनसे पर्सनल इंटरव्यू कैसे किया जाए, तो मैंने वो रास्ता अपनाया। उनकी बीवी के पास गई, मैंने कहा आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, उनकी खूब तारीफ करी। फिर उन्होंने मुझे हरदीप जी के साथ इंटरव्यू दिला दिया, दोनों ने साथ में बैठ के इंटरव्यू दिया। तो पैंतरे तो आजमाने पड़ते हैं आपको, अगर आपको कंटेंट निकालना है तो अलग तरीके से। अब चैलेंज भी, हाँ मतलब चैलेंज बड़ा है ना आपके सामने, क्योंकि आप रेडियो जॉकी हैं, तो मतलब फंसाने का जो है दर्शक से लेके सेलिब्रिटी को फंसाने का ये ट्रेंड है, मतलब आपके पास है। ये मैंने सीखा है धीरे धीरे, देख देख के कि अच्छा अब नहीं मिला तो क्या करें जी, दुखी होने से तो अच्छा है कि पूरी कोशिश करते हैं। हाँ। तब भी नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो पूरी करनी है। इंटरव्यू तो कभी ऐसे लोग, और खासकर जो लाइव शोज होते हैं, कभी ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन भी आई, अरे यार ये कैसे हो गया यार, ऐसा कुछ ऐसा बताइए। कई बार मैं जब आगरा में थी तो उस टाइम पे आई थिंक वर्ल्ड कप चल रहा था, तो मैं लाइव अपडेट्स दे रही थी। हम लोग लाइव अपडेट्स देते हैं। लाइव अपडेट्स देने के बाद मैंने वो ऑफ ही नहीं किया माइक, वो ऑन रह गया। अब फॉर्चुनेटली मेरे मम्मी पापा आगरा घूमने आ रखे थे उस टाइम पे, तो वही मुझे छोड़ के गए थे ऑफिस, तो वो रेडियो भी सुन रहे थे।
हाँ। तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला अरे माइक तो ऑफ कर दे अपना। कोई और होता तो सिर्फ सुन के हाँ, मजे लेते कि अरे अरे रेडियो ऑन रह गया, लेकिन पिताजी ने फोन करके बोला कि बंद कर दो जरा। अच्छा, फिर मैंने बंद किया। एक बार मैंने रेडियो ऑफ भी कर दिया था, 10 सेकंड या 15 सेकंड के लिए रेडियो बंद हो गया था। कुछ तो मेरे से बटन दब गया था, मैंने ऑफ कर दिया। हाँ। और मैं इतना डर गई, मैं स्टूडियो के कोने में जाके ऐसे करके नीचे करके बैठ गई कि आज तो नौकरी गई मेरी। लेकिन फिर एक सीनियर रेडियो जॉकी आए, उन्होंने बोला ह्यूमन एरर है, होता रहता है, मशीन थोड़ी है। मैंने भी कई बार ऑफ एयर किया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। बाकी अगर आप कभी किसी रेडियो जॉकी को स्टूडियो के अंदर देखोगे ना, वो देखना ही बड़ा रोचक होता है। अकेले अकेले से बातें कर रहे होते हैं वो। तो क्या ये सब चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं या आप कुछ मतलब सोच के जाते हैं कि आज ऐसा करेंगे, या स्पॉन्टेनियस होता है कुछ चीजें? 40% आपका स्क्रिप्टेड होता है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रेप नहीं कर रहे हो फिर तो कुछ भी बड़बड़ाओगे। तो इसलिए 40% हम लोग प्रेप करते हैं कि आज ये दिन है, इसका जन्मदिन है, या दिल्ली में आज बहुत बारिश हो रही तो चलो बारिश का ही टॉपिक उठाते हैं। वो हम लोग सुबह डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेरा शाम का शो है तो सुबह 11-12 बजे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाकी 60% स्पॉन्टेनियस होता है। जिस जगह हम जा रहे हैं, उस लोकेशन पे जाने के बाद हमें क्या दिख रहा है, कैसे लोग मिल रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, उस हिसाब से हम लोग चेंज कर लेते हैं। लेकिन 40% प्लान, 60% स्पॉन्टेनियस। कोई ऐसा मजेदार टॉपिक जो आपको लगा यार इसमें मजा आ गया, आज तो मजा आ गया, पूरे 4 घंटे जो है हम दिल्ली में ऐसे किया, ये किया, वो किया, दर्शक से भी मजा आया, कुछ ऐसा मोमेंट था कोई ऐसा? कई बार रहा है, कई बार रहा है, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है रेडियो में, जब तक मैं अकेले शो करती थी स्टूडियो के अंदर, तो इतना कंटेंट नहीं मिलता था। अच्छा। सीमित था कंटेंट। मेरे ऑफिस में मेरे कैंटीन वाले भैया ने मुझे क्या बात बोल दी तो वो मैंने आगे रेडियो पे बता दी कि देखो आज तो ये टॉपिक चल रहा है। लेकिन अभी आप ऑन ग्राउंड हो, आपको बहुत तरह के लोग मिलते हैं, बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। मैं मार्केट एरियाज में जाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारी दिल्ली के, उन्हें कवर करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि पुरानी हिस्ट्री जो हमारी दिल्ली की है बहुत स्ट्रांग रही है। और यही दिल्ली के जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, इनके इंटरव्यूज लेने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि मुंबई में नहीं है ना, मुंबई वाले बॉलीवुड का लेते हैं, हम दिल्ली वाले मिनिस्टर्स के इंटरव्यू लेते हैं। तो बस इन्हीं चीजों में मजा आता है। लेकिन हाँ, 2 साल से ऑन ग्राउंड शो करते हुए मुझे काफी ज्यादा कंटेंट वाइज हेल्प हुई है, बहुत ज्यादा। अच्छा। उतना रेडियो अंदर बैठ के नहीं हो पाता जितना बाहर हो रहा है। अच्छा, तो आरजे की, चूंकि आरजे जो है आप दिखते नहीं हैं जी, और आप सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि आप सुने जाते हैं, लोग आप सुनते हैं, आपके अंदाज के कायल हैं, आपके जो स्टाइल है उसको फॉलो करते हैं कि यार वाह यार आरजे आकृति ने क्या कह दिया या किस अंदाज में बात कही। आपके सामने एक चैलेंज ये होता है कभी कि यार आपको बताना पड़ता होगा कि मैं आरजे आकृति हूँ, कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि जैसे हमारा यहाँ टीवी एंकर होता है तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। आप जब तक बोलेंगे नहीं या जब तक आप पेश नहीं आएंगे तब तक आपको समझेगा नहीं कोई कि आरजे आकृति कौन है। तो ऐसी हुई है कभी कि आपको बताना पड़ेगा नहीं भाई मैं आरजे आकृति हूँ यार? देखिए, जहां लोग इनवाइट करते हैं वहां तो उन्हें पता ही होता है कि आरजे आकृति है, जहां पे हमें इनवाइट किया जाता है। पर जहां इनवाइट नहीं किया जाता वहां मैं भी कोशिश करती हूँ किसी को ना ही पता चले मैं आरजे आकृति हूँ तो ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे ज्यादा बताना पसंद है नहीं। कई बार लोग मेरी आवाज सुनने के बाद पहचान जाते हैं, शक्ल से ना भी पहचाने, लेकिन बोलने के बाद और नाम, जैसे आकृति नाम ले लिया, मेरे बोलने के स्टाइल से समझ जाते हैं कि आरजे आकृति है। ऑनेस्टली आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया है कि उससे भी आप थोड़ा बहुत दिखने लग जाते हो तो लोगों को पता चल जाता है कि कौन है। लेकिन हाँ, ये तो होता है कि हम लोगों को लोग आवाज से ज्यादा जानते हैं, चेहरे से। मैंने बहुत शुरू में कहा था मेरी आवाज ही पहचान है, तो वो जो है आरजे आकृति के साथ वही चीजें हैं। अब आते हैं हम लौट के आते हैं पहाड़ की तरफ जी, क्योंकि मेरा व्यूअर जो है पहाड़ का व्यूअर ज्यादा है जी, और आप का कनेक्शन पहाड़ से है तो इसलिए बहुत जरूरी बात है। आप पहाड़ को आप जो है अभी कितना जी पा रहे हैं दिल्ली में रह के, रेडियो में रह के, मतलब क्या आप दे पा रही हैं पहाड़? एक तो आपने बताया कि आप वहां से आती हैं, ये चीजें शेयर करती हैं, और क्या चीजें आपको लगता है आप फंक्शंस में जाती हैं या लोगों से मिलती हैं, पहाड़ से लोगों के कनेक्शन है आपका इस तरह? हाँ, जितने आपको पता ही है दिल्ली एनसीआर में पिछले 10 सालों में काफी प्रोग्राम्स होने लगे हैं। कौथिक होता है, जाइएगा वहां पे पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी आपको। इतने लोग दिल्ली से वहां पर होते हैं, दिल्ली एनसीआर से। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चाहे वो हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स हो, हम लोग कोशिश करते हैं कि वहां के गानों पर, आप देखिए आज दिल्ली में आज शादी होती है तो सब वो पिछोड़ा पहनते हैं, अब दिल्ली में भी सब पहनने लगे। अभी मैंने रिसेंटली एक फिल्म देखी नीना गुप्ता की,
उसमें उन्होंने हमारी वो गले की जो होती है बांसुरी, मेरे ख्याल से कहते हैं, वो हाथ में जो पौंची होती है, पौंची पहनी हुई थी उन्होंने हाथ में। तो अब देखिए उस तरीके से मैंने भी अपना स्टाइल फिर उधर से उठा लिया कि चलो कभी जाएं तो कुछ ऐसा पहन लें जो अपने गढ़वाल का हो। अच्छा। या कुछ जैसे हमने खाने की भी बात करी, तो लोगों तक अपनी डिशेस को पहुंचाना। मैंने देखा एक दो जगह पे कुछ लोग रेस्टोरेंट्स दिल्ली में एनसीआर में खुल गए हैं जहाँ पे प्रॉपर पहाड़ी खाना ही मिलता है, प्रॉपर पहाड़ी खाना आपको मिल जाएगा। तो मैं ही नहीं, मैं कहूंगी बहुत सारे लोगों की वजह से उत्तराखंड दिल्ली में जिंदा है, अभी भी जिंदा है। और अब तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, आप देखिए व्लॉग्स वगैरह जो बनाते हैं वो तो पहाड़ों की तरफ ही जाती है। उनको तो पहाड़ों में अलग अलग नई नई जगह एक्सप्लोर करनी है। तो उस हिसाब से भी आई थिंक मैं अपने गढ़वाल को जिंदा रखती हूँ, उन लोगों को फॉलो करके, देख करके अच्छा कौन सी नई नई जगह। ये हमारा फेवरेट पास टाइम है मेरे मम्मी पापा का। हम टीवी में देखते हैं नई नई लोकेशंस, गढ़वाल में कहाँ घूम रहे हैं लोग। अच्छा। रील्स वील्स भी देख रहा था मैं आपकी, कुछ शायद आपने बनाई हैं ऐसे कुछ गढ़वाल से जुड़ी, जी, गढ़वाली गाने उसके बैकग्राउंड में चलते। मैंने एक रील बनाई थी घोस्ट विलेज। मैंने गटकोट अपने गांव गई थी, तो वहाँ सारे गांव तो घर तो तहस नहस हो रखे हैं, तो उनकी वीडियो बनाई थी मैंने, घोस्ट विलेज करके एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने दिखाया था कि क्या इस वक्त प्रेजेंट हाल है हमारे गाँव का। छोटी छोटी वीडियोस बना के डाल देती हूँ। अच्छा, तो गाने सुनती हैं गढ़वाल की? बहुत, गढ़वाली या कुमाऊनी? बहुत। अच्छा, कुमाऊनी भी बहुत। एक गाना है प्रीतम जी का, जो हमारे जागर सम्राट है। जी, सरुली मेरु जिया लगी गे, तेरी रोतली मुखड़ी माँ, आहा हक बक से रह गया नी, पहुंची तेरु कुमागढ़ माँ। तो बहुत ऐसे गाने बचपन में भी गाने। का कोई याद है? क्योंकि नरेंद्र सिंह नेगी जी हर घर में सुने जाते हैं। जी। ऐसा कुछ याद आ रहा है? बहुत सारे उनके तो, पाड़ी पाड़ी मत बोलो, जो उनके बेटे का ना देहरादून, उसमें उन्होंने भी गाया है। उन्होंने भी गाया। तो वो गाना है। और बहुत सारे उनके तो नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने अच्छे लगते हैं। हुआ उनसे? नहीं हो पाया? नहीं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैं उनसे नहीं मिली हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं बहुत जल्द मिलने वाली हूँ उनसे। अच्छा। बहुत जल्द मिलने वाली हूँ उनसे, ये होने वाला है। अच्छा। हाँ, वो आते हैं यहाँ, आते रहते हैं। तो है, तो ये तो बड़ा अच्छा। मैं कह रहा था कि कुछ आप, जैसे आपने खाने की बात की, आपने गाने की बात की, तो कल्चरली आपने बताया कि जब आप जाती हैं कुछ पौंची पहन लेते हैं, तो ये आपने मतलब रखा हुआ है कि भाई मैं जो है अपना, तो कभी, क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर में दूसरे समाजों के बीच हैं, कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स जैसा तो नहीं होता कि कभी भी नहीं, क्योंकि हमारी पहले की पीढ़ियों को कॉम्प्लेक्स रहा है, क्योंकि हम लोग नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं उत्तराखंड से हूँ। मैंने आज तक देखा है, जब भी मैंने किसी को, सामने वाले को बताया मैं उत्तराखंड से हूँ, बहुत ही अच्छा रिएक्शन मुझे मिलता है, अरे पहाड़ से हैं आप। तो मुझे कभी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ इस बात का कि मैं पहाड़ से हूँ, बल्कि मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मैं पहाड़ से हूँ, जहाँ साफ पानी और साफ हवा अभी भी मौजूद है। तो काम करते हुए कई जो है कभी भाई होता है ना कि कोलीग्स बोलते हैं अरे यार क्या पहाड़ कर रही है, ऐसा भी होता है कभी कभी? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो मेरे पास जवाब भी तैयार है। बहुत अच्छा। देखिए कुछ चीजें होती है ना जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है जब, तो और कोई बात करना शुरू करे, जैसे कि आपका ये प्रोग्राम, तो वो स्वीट अच्छी चीजें बाहर निकल कर आती हैं जो लोगों को नहीं पता होती हैं, और पहली बार जब पता चलती है तो अच्छा लगता है। अभी हमारे गढ़वाल या उत्तराखंड के कल्चर के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं। चाहे लोग बात कर रहे हों, रील्स बना रहे हों, व्लॉग्स बना रहे हों, गाने हमारे पॉपुलर हो रहे हैं, तो अब तो लोग उत्तराखंड देखेंगे, और अब मना नहीं कर सकता कोई उत्तराखंड को देखने से। या रेडियो में जो है बता दे रहे हैं लोग, जैसे आप बता रहे हैं, तो आप तो कुछ ना कुछ कर ही देती हैं, कंटेंट बीच में डाल देती हैं। बिल्कुल डाल देती हूँ। मेरे लिसनर्स जो रेगुलर लिसनर्स होंगे, जो मुझे हमेशा सुनते हैं, वो जानते हैं कि इसका गांव पौड़ी गढ़वाल में, उसको उनको पता है कि इसके गांव का नाम गटकोट है। अच्छा, बिल्कुल सब कुछ बता दिया, सब कुछ। रेडियो की यही एक खासियत होती है, क्योंकि मैं दोस्त हूँ उनकी, मैं एंकर नहीं हूँ, मैं दोस्त हूँ, और दोस्त तो सारी बातें करता है। अच्छा, और हम हल्की बातें रख के एक दूसरे की घूमना, तो मैंने बता दिया आपको कि मैं कहाँ घूम के आई हूँ, अब आप मुझे फोन करके बताओ आप कहाँ घूम के आए हो। तो ये दोस्ती वाला रिश्ता है रेडियो में सबके साथ। अच्छा। तो आपने जो है एक अलग तरह की चीजें बता दी हैं, उसमें एक लोगों को रास्ता भी दिखा दिया कि भाई ये हमारा घर है और इस तरह आओ। तो वही मैं कह रहा था कि आप ब्रांड एम्बेसडर जो हैं एक तरह से हैं, स्वघोषित जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल।
तो आप रेडियो पे ही रमी रहना चाहती हैं? क्या है आपका, क्या आप चाहती हैं कि आगे मुझे क्या करना है, या अब मजा आ रहा है, एंजॉय कर रही हैं? अब पिछले 11 साल से तो रेडियो में हूँ, मजा भी बहुत आ रहा है। बीच में मैंने थिएटर भी किया 4 साल, अच्छा 4-4.5 साल मैंने मंडी हाउस में कुछ अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम भी किया। अच्छा अच्छा। थिएटर का भी बहुत बहुत मजा आया, लेकिन आजकल थोड़ा वक्त कम मिल रहा है तो थिएटर से थोड़ी सी दूरी बना रखी है मैंने अभी। तो थिएटर ने थिएटर आपको हाँ। क्या, इसमें क्या दिया, मतलब क्या आप क्या मैं हासिल कहूंगी किया? दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ दिया है। रेडियो की वजह से भी मुझे थिएटर में बहुत हेल्प हुई, क्योंकि अच्छा, वॉइस हाँ मॉड्यूलेशन वगैरह में? एग्जैक्टली मॉड्यूलेशन बोलो आप, चाहे सही शब्द चूज करना हाँ, बोलो, हाँ, किस तरीके से आपकी रेंज क्या है, हाँ, आपकी आवाज कितनी दूर तक, क्योंकि जब आप थिएटर करते हो तो आपकी आवाज भी इतनी होनी हाँ, चाहिए कि हाँ, आखिरी हाँ, में जो बैठा हुआ है उसको भी सुनाई दे। हाँ। तो ये सारी चीजें रेडियो की वजह से मेरे को मदद कर रही थी थिएटर में। हम्म, और थिएटर में भी ऐसी कई सारी चीजें जिसने मुझे मदद करी कि मैं रेडियो में अच्छे से परफॉर्म कर सकूं, जैसे कि रियल ऑडियंस के सामने किस तरीके से आप परफॉर्म करते हो। ये अच्छा। मुझे अब इसमें हेल्प हुआ, क्योंकि पहले तो हम बंद कमरे में रेडियो करते थे ना, स्टूडियो के अंदर। अभी 2 साल से तो मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ, तो ये लोगों के सामने कैसे करना है वो भी मैंने थिएटर से सीखा। दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया। तो मतलब आपकी सीखने की जो प्रोसेस है वो अभी चल रही है लगातार? चल रही है, लगातार चल रही है। हम्म, आगे भी मैं चाहूंगी कि मैं अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करूं। मैं अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए कभी मना नहीं करती हूँ। हाँ, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं यही काम करूंगी और यही काम नहीं करूंगी। मेरे अच्छा। लिए सारे ऑप्शंस ओपन है। हाँ, कभी कोई वेब सीरीज करने का मौका मिला तो वो भी करेंगे, वाओ। कभी गाना गाने का मौका मिले तो कोशिश करेंगे गाने की भी। ना नहीं कहेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा, ना नहीं कहा जाता मुझसे। इस चक्कर में रोटियां बना ली इतनी हाँ सारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2013 वाली आकृति और 2024 वाली आकृति, कितना क्या किस बदला है, क्या कुछ हासिल हुआ है, क्या क्या रही जर्नी पूरी? बहुत बहुत कुछ बदला, रिकग्निशन मिला बहुत लोगों से, इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं। जब मुझे याद है कि शुरुआत में मैं किसी आरजे का नाम सुनती थी तो मुझे लगता था कि यार ये मेरे को जानते होंगे क्या, इन्होंने मुझे कभी सुना होगा। लेकिन आज वो दिन आ गए कि आप पूरी फैटर्निटी में किसी भी आरजे को पूछोगे उसे पता है आरजे आकृति कौन है, उनके बॉसेस से पूछोगे उनको पता है आरजे आकृति कौन है, सीई ऑफ द कंपनी जो हैं, दूसरे सीईओज जो हैं, उन्हें पता है आरजे आकृति कौन है, वो सुन रहे हैं मेरा शो। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जो शुरुआत में मैं सोचती थी क्या मुझे लोग जानते हैं, उस सवाल का जवाब मेरे पास आज है कि हाँ, मुझे एटलीस्ट मेरी फैटर्निटी में सारे लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि आरजे आकृति है और अच्छे से काम करती है। इसके अलावा लोगों का प्यार बहुत ज्यादा मिला, क्योंकि हम रेडियो में हैं तो हम सोशल वर्क की तरफ थोड़ा ज्यादा रहते हैं। हमारा झुकाव जो है सोशल वर्क की तरफ ज्यादा रहता है, चाहे वो अवेयरनेस हो, अच्छे अच्छे एनजीओ से मिलकर और कुछ अच्छा काम करना हो। कोविड के दौरान हम लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया, चाहे घर पे बैठ के किया, लेकिन हमने लोगों के घर पे राशन भी पहुंचवाया है रेडियो के माध्यम से। अच्छा। तो ये एक चीज है रेडियो की जो मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। हम लोग ना सोशली लोगों को कोशिश करते हैं बदलने की। ट्रैफिक के बारे में बात करेंगे तो सड़कों पे उतर के लोगों को रोक रोक के मैंने बोला है कि आप हेलमेट पहनो। तो हम ऐसी छोटी छोटी चीजें करते रहते हैं जिससे लोगों में और भी ज्यादा उत्साह बना रहे। और अभी हम रिसेंटली कर रहे हैं बनो इंडिया के अंगदाता। अच्छा। ये एक कैंपेन है जो हमारे रेडियो पर इस वक्त चल रहा है, जिसमें हम लोगों से कह रहे हैं कि ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज लीजिए। अच्छा, तो अब हम इस पर कर रहे हैं। इसीलिए मुझे रेडियो बहुत पसंद है, क्योंकि हम ऐसे टॉपिक्स उठाते हैं, ऐसी चीजों के ऊपर बात करते हैं जिसके ऊपर ज्यादातर लोग नहीं करते हैं बात। आप देखिए ऑर्गन डोनेशन के ऊपर कोई बात नहीं करता है, परिवार में भी कभी बात नहीं होती है। लेकिन आजकल मैं लगातार रेडियो पे यही कह रही हूँ और यही बात कर रही हूँ कि लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो प्लेज करें ऑर्गन डोनेशन की। फैक्ट्स बता रही हूँ उन्हें। तो ये मीडियम कितना इम्पैक्ट, मतलब कितना असर है इस मीडियम का जिसमें आप हैं, आपको क्या लगता है? मतलब रेडियो का, आप दिल्ली में, आप चूंकि आप पब्लिक के बीच भी हैं, तुरंत फीडबैक मिलता होगा, तो आपको लगता है कि हाँ यार सुनी जा रही है हमारी बात? बस हमें न्यूज भी बोलने देना सर, तब तो फिर हम ही न्यूज ब्रेक किया करेंगे। ये वाला काम थोड़ा हमको मना कर रखा है, जैसे कि आपको पता है रेडियो, प्राइवेट रेडियोज में ये चीज अलाउड नहीं होती है। बाकी सारी जो न्यूज होती हैं जो लाइटर नोट पे होती हैं, वो सब ब्रेक आई थिंक रेडियो सबसे पहले करता है। क्योंकि रेडियो पे हम लोग लाइव होते हैं तो उसी टाइम बोल देते हैं। अब जिसने इंटरनेट पे भी लिखना है उसने भी टाइप करना है, जितना टाइम उन्हें टाइप करने में लगेगा उससे पहले हमने बोल देना है। तो ये चीज रेडियो की मुझे बहुत अच्छी लगती है। दूसरी बहुत अच्छी चीज 1-to-1 कनेक्शन, एक इंसान से बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, और सामने वाले को, सुनने वाले को भी लगता है कि यार ये सिर्फ मुझसे बात कर रही है, ये गाना सिर्फ मेरे लिए प्ले हो रहा है। और वो एक मुस्कुराहट जो किसी के चेहरे पर आ जाती है ना, वो रेडियो के थ्रू ही आ सकती है। कोई ऐसा पुराना गाना सुन लिया एकदम सालों बाद, अरे ये गाना, ये वाली फीलिंग, ये फीलिंग, सरप्राइज एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, वो भी रेडियो के थ्रू ही आता है। तो आरजी जो गाना प्ले करता है वो उसके अपने उससे होता है या एक
कुछ बनाना पड़ता है कि नहीं यार ऐसे चलाएं, या आपकी अपनी पसंद होती है उसमें? क्या वो आपकी ही पसंद के होते हैं? काश काश होते हैं ऐसे, लेकिन ये बात बहुत सारे लोग आई थिंक जानना चाहेंगे। सब लोग यही पूछते हैं मुझसे कि गाना भी आप ही चूज करती हैं? नहीं, उसके लिए एक म्यूजिक मैनेजर होता है, उसको अलग से सैलरी मिलती है, उसका काम होता है गाने लगाना, वो हमें गाने लगा के दे देते हैं। लेकिन हम शो से पहले अपने गाने देख लेते हैं, अगर उसमें कोई ऐसा गाना है जो मुझे नहीं पसंद, अच्छा, समझ लीजिए किसी ने लगा दिया खंबे जैसी खड़ी है लड़की है, तो ये गाना नहीं है अच्छा, है ना, ऑब्जेक्टिफाई करता है लड़कियों को, तो मैं बोल दूंगी हटा दे इस गाने को, तो वो हटा देंगे। अच्छा। इतनी रिलेशनशिप इतना अच्छा होता है थोड़ा सा, लेकिन गाने उन्हीं का काम होता है लगाना, हमारा काम बिल्कुल नहीं होता है गाना लगाना। हम सिर्फ गाने देखकर बात करते हैं और गाने को प्रमोट करते हैं कि आप सुनिए। वाह, तो गाना उन्होंने लगाया, फिर उसके हिसाब से आप कंटेंट तैयार जी। करती हैं या बोलने के लिए बोलने तैयार के करती लिए, हैं? बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो रेडियो से बाहर निकल के मैं आता हूँ फिर अपने वहीं लौट के बुद्धू पहाड़ पे आए। पहाड़ पे आए जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप यहाँ से पहाड़ को देखती हैं, मतलब जी रही हैं वो अपने अंदाज में, यहाँ से जब देखती हैं तो आपको कुछ लगता होगा कि यार ऐसा चीज होना चाहिए, या आपके पास कुछ प्लान होता है ना कि यार हर एक के पास होता है कि यार मेरे पास कुछ ऐसी चीज होती तो मैं ये कर देती जी। क्या कुछ सोचती हैं आप पहाड़ को लेके, उत्तराखंड को लेके, यहाँ से दिल्ली में बैठ के? क्योंकि हमारी पौड़ी की तरफ आपने देखा पलायन बहुत ज्यादा हो गया है, तो कभी भी उधर जाना होता है तो यही लगता है कि अगर जैसे कोई 10 गांव है, उनके बीचों बीच कोई इंस्टीट्यूट बन जाए, कोई आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट बन जाए, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट बन जाए, तो बच्चे पढ़ने भी आएंगे, उसकी वजह से आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, रहने के लिए भी या खाने के लिए भी चाहिए, या बच्चों के कपड़े प्रेस करने हैं, कुछ करना है, बहुत सारा रोजगार उससे उजागर हो सकता है। इसके अलावा सिर्फ ऋषिकेश ही क्यों योग नगरी बने, पूरे उत्तराखंड को एक योग नगरी बनाया जा सकता है। और बहुत सारी, अगर आप देखेंगे आज ऋषिकेश में पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, नहीं होती है, तो क्यों, और भी लोग आना चाहते हैं, अभी बहुत लोग हैं जो और इंतजार में रहते हैं कि हमें ऋषिकेश जाना है या हमें योग नगरी जाना है। अगर आप पूरे उत्तराखंड में ही ऐसे छोटे छोटे वेलनेस सेंटर्स, योगा सेंटर्स बनाए जहां लोग रिफ्रेश होने के लिए पहुंचे, उससे हमारे गढ़वाल में पैसा भी जनरेट होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोग छोड़ के भी नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा कारण तो यही है ना कि रोजगार ही नहीं है, तो किस लिए, कैसे रहें वहां पे। अब स्कूल जो है वो भी बंद होते जा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि लोग भी नहीं है। तो ये 2-3 चीजें जो मुझे लगता है, क्योंकि खेती बाड़ी तो इतनी ज्यादा होती नहीं, बट मेडिसिनल पर्पस के लिए वो खेती बाड़ी भी की जा सकती है। मतलब उत्तराखंड की हैपनिंग पे आपकी नजर रहती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा खुद का मन है, इसीलिए अपने गांव में अभी घर को रेनोवेट भी कराया है। कोशिश यही रहेगी कि आगे आने वाले समय में एक वेलनेस सेंटर खोला जाए जहां लोग आए, जैसे विपस्सना करने के लिए लोग जाते हैं, तो वो भी तो ऐसी जगह ढूंढते हैं ना जहाँ शोर ना हो, कुछ ना हो। हमारे गढ़वाल में कितने विपस्सना सेंटर्स बन सकते हैं, एक देहरादून में है, लेकिन और भी इंटीरियर्स में बनाया जा सकता है। अभी तो होम स्टे का चल रहा है, होम स्टे का भी बहुत ज्यादा चल रहा है, बल्कि हमारे गाँव के आसपास वाले गाँव में भी होम स्टे का चल रहा है। अच्छा। ये तो एक काफी अच्छी चीज है, पर अब थोड़ा सा और भी हमें आगे सोचना पड़ेगा, सिर्फ होम स्टे तक सीमित ना रहे। इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, व्हाई नॉट, बच्चे भी एक अच्छा एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए भी, और पेरेंट्स भी फील करेंगे कि जहाँ साफ पानी साफ हवा है वहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये हैं आकृति जखमोला, जिन्हें आप आरजे आकृति के नाम से जानते हैं, सुनते हैं। आज आपकी मुलाकात करवाई, तो आरजे आकृति आपने हमें समय दिया मुलाकात के लिए, बातचीत, मजा आया बातचीत में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यही बोलना चाहूंगी, आज मैं आरजे आकृति नहीं, आकृति जखमोला हूँ, जो कि पहाड़ से है, और आपका बहुत सारा प्यार मुझे देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। और उसी अंदाज में जैसे आप क्लोजिंग करती होंगी मुझे, अच्छा, हाँ प्लीज कर दीजिए हमारे दर्शकों को। चलिए, तो फिर आपसे मुलाकात होगी दोबारा, इनकी होगी, मेरी नहीं होगी। एक मुस्कुराहट के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।